मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब मेधावी परीक्षा की तैयारियां कर ही रहे होंगे, है ना। करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नंबर 1, किसी भी स्थान के मौसम का लंबे समय तक मापन उस स्थान की जलवायु कहलाता है। नंबर 2, भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, ये भी फिलिप्स में आ सकता है, और ये कम दूरी तय करती हैं। इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों का तापमान ज़्यादा रहता है, और जिस स्थान पर धूप ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर कम धूप पड़ने वाले क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक गर्मी होती है। अब ये क्यों होता है, इसे हम समझते हैं। ये हमने सन बनाया, ये हमारी अर्थ है। अब हमारी अर्थ कैसी है, राउंड। अब मैं अगर यहाँ से यहाँ रेखा खींचूँ और यहाँ से यहाँ रेखा खींचूँ, ठीक है, दोनों ही हमारी अर्थ को टच कर रही है। अब ये रेखा की लेंथ कम है, ये रेखा थोड़ी सी लंबी है ना। तो इसका मतलब भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा क्या होती है, तो धरती को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो अब ये जो भूमध्य रेखा है, इस पर सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं और क्या कर रही हैं, कम दूरी तय कर रही है ना। तो कम दूरी तय कर रही हैं तो उनकी ऊर्जा है वो भी बचेगी। और यहाँ पर सूरज की किरणें लंबी दूरी तय कर रही हैं और ऊर्जा खर्च भी कर रही है, क्योंकि यहाँ तक तो दोनों बराबर हैं, बट ये इसके बाद उसको यहाँ तक जाना है। तो इसलिए भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और ध्रुवों पर सूरज की किरणें जो होती हैं उसको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। और दूसरी बात, जब सूरज की किरणें भूमध्य रेखा पर आती हैं तो सीधी होती हैं, बट जब ये ध्रुवों पर आती हैं, देखो ऐसे आएंगी ना, तो उनको दूरी भी ज़्यादा तय करनी पड़ती है। और दूसरी बात, वो सीधी नहीं रहती हैं, वो तिरछी पड़ जाती हैं। तो तिरछी किरणें जो होती हैं ये क्या करती हैं, दूरी तो जल्दी ज़्यादा ट्रेवल कर लेती है, बट उनमें गर्मी कम होती है। चलिए, ध्रुवों पर अधिक ठंड होती है, ये अक्सर पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें गर्मी कम हो जाती है और वो अधिक दूरी तय करती है। नंबर 4, किसी स्थान विशेष का थोड़े समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं जैसे कि तापमान, धूप, वर्षा, वायु आदि का बताना उसका मौसम कहलाता है, स्थान का मौसम कहलाता है। हिमाचल प्रदेश में घर लकड़ी या पत्थर के बने होते हैं और जिनकी छतें ढालू होती हैं ताकि बर्फ और पानी आसानी से फिसल सके। जितने भी पर्वतीय भाग हैं, चाहे हमारा जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ जहाँ कहीं भी बारिश होती है वहाँ पर छतें कैसी होती हैं, ढालू होती हैं ताकि पानी आसानी से फिसल सके। और बर्फीली जगह पर जहाँ बर्फ़ पड़ती है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहाँ पर घर कैसे होते हैं, वहाँ पर घर ढालू होते हैं ताकि बर्फ़ भी आसानी से फिसल सके। अगला है असम में, 6 नंबर पर है, असम में घर बांस के खंभों पर खड़े किए जाते हैं। कभी सोचा आपने बांस के खंभों पर जो घर बनते हैं वो कैसे होते हैं? मैं भी जब अंडमान निकोबार गई थी तब मैंने वहाँ पर बांस का घर बना हुआ घर देखा था, वो बहुत ही हल्का होता है। और क्यों बने होते हैं? क्योंकि जब नीचे पानी होता है, नमी हो जाता है, तो जितने भी रेप्टाइल्स तैरने वाले, रेंग के चलने वाले होते हैं, ये आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ पर सांप, बिच्छू ये सब आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए घर जो है वो ऊंचाई पे रहता है ताकि जानवर से भी सुरक्षित है और गीली जमीन से भी ऊपर रहे। केरल और तमिलनाडु में लोग सफ़ेद सूती कपड़े पहनते हैं, ठीक है, गर्मी बहुत होती है वहाँ। और वहाँ के आपने लोगों की जो त्वचा का टेक्सचर है वो भी देखा होगा, डार्क कलर का होता है। वहाँ सर्दी का मौसम नहीं होता, ये भी फिलिप्स में पूछा जा सकता है। हमारे देश का कौन सा भाग है जहाँ पर सर्दी का मौसम बिल्कुल भी नहीं होता? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये सब उष्ण कटिबंध में आते हैं और पूरे साल मौसम एक जैसा रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा भारत का जो दक्षिण भारतीय भाग है, दक्षिण भारत का भाग है, ये समुद्र से घिरा हुआ है और पानी जो होता है वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है, इसलिए ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, है ना। तिल, मूंगफली, गुड़ ये सब सर्दी में खाए जाते हैं। और सर्दी के मौसम की फल सब्जी क्या है? गाजर, मटर, गोभी, चीकू है, सेब है। और गर्मी के मौसम में फल सब्जी क्या है? आम, लीची, लौकी और तोरी। गर्मी के मौसम में हम सूती वस्त्रों का प्रयोग करते हैं और सर्दी के मौसम में हम ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं। सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि सूती वस्त्रों के बिल्कुल बीच में छेद होता है जिसमें से पसीना जो है वो भाप बनकर उड़ जाता है वाष्पन की क्रिया द्वारा और हमें ठंडक महसूस होती है। और ऊनी वस्त्र क्या करते हैं? देखो, स्वेटर अपने आप में गर्म नहीं होता, बट जब आप उस स्वेटर को पहन लेते हैं तो हमें ठंड लगनी जो है वो बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्वेटर जो होता है वो आपके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता, वो रोक के रखता है। 12 पृथ्वी के अपने दूरी पर झुके होने के कारण सूरज की किरणें विभिन्न कोणों में पृथ्वी के विभिन्न भाग पर पड़ती हैं। ये हमने अभी डिस्कस किया था। हमारी धरती ऐसे तो है नहीं, हमारी धरती कैसे है? यूं तिरछी है। तो कहाँ कहीं पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही है और कहीं पर तिरछी पड़ रही है। नेक्स्ट, पृथ्वी को गर्मी के हिसाब से 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप बात करें, ये भूमध्य रेखा है, ये 23.5 डिग्री ऊपर है और ये 23.5 डिग्री दक्षिण है। ये आपका कौन सा कटिबंध आता है? ये उष्ण कटिबंध आता है। फिर 66.5 डिग्री उत्तर है, 66.5 डिग्री दक्षिण है, ठीक है। ये कौन सी रेखा है? आर्कटिक रेखा, ये अंटार्कटिक रेखा। तो इसके बीच में आ गया शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और उसके ऊपर क्या आ गया? शीत कटिबंध, जो कि 90 डिग्री तक चला गया है, उत्तर और दक्षिण।
चलिए, अब उष्ण कटिबंध आता है 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में। सबसे अधिक गर्मी के क्षेत्र होते हैं, क्यों? क्योंकि सूरज की गर्मी बिल्कुल सीधी पड़ती है और छोटे भाग पर पड़ती है। भूमध्य रेखा के काफी करीब क्षेत्रों में रोज ही वर्षा होती है। और हमारे देश का कौन सा ऐसा हिस्सा है बच्चों जो उष्ण कटिबंधीय इलाके में आ सकता है, जो भूमध्य रेखा के बिल्कुल पास है, और वो है केरल। नेक्स्ट, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है 23.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में। इन क्षेत्रों में ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ना ही ज़्यादा गर्मी, और कुछ क्षेत्रों में हल्की गर्मी के साथ बर्फीली सर्दियां भी पड़ती हैं। चलिए हम अगला बढ़ते हैं। नंबर 15 पे आता है शीत कटिबंध। जो होते हैं वो पृथ्वी के स्थायी रेफ्रिजरेटर की तरह होते हैं। सबसे ठंडे स्थान होते हैं 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों में होते हैं। ठीक है, अब जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कार्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा से दूरी प्रभावित करती है। क्यों? क्योंकि अगर भूमध्य रेखा के पास होगा तो वर्षा होगी और गर्मी होगी, सूरज की किरणें सीधी पड़ रही है ना। और समुद्र तल से ऊंचाई, क्यों? जो जो हम समुद्र तल से ऊपर की ओर जाते हैं, जो टेम्परेचर होता है हवा का वो कम हो जाता है। हर 165 डिग्री पर तापमान 1 डिग्री कम हो जाता है। और किसी स्थान की समुद्र से दूरी नेचुरली है, जो स्थान समुद्र से दूर होंगे उनमें जलवायु कैसी पाई जाती है? वो विषम जलवायु है। सर्दी में बहुत ठंडे हो जाएंगे, जैसे कि दिल्ली है और नागपुर है, और गर्मियों में बहुत गर्म। जबकि जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये सर्दियों में ज़्यादा गर्म नहीं होते, ठंडे नहीं होते, सॉरी, और गर्मियों में इतनी गर्मी भी नहीं पड़ती, एक जैसा टेम्परेचर रहता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं नंबर 17 की। समुद्र के नज़दीक क्षेत्रों में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, इसलिए मुंबई नागपुर की अपेक्षाकृत कम गर्म रहती है। नंबर 18, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर 165 मीटर की ऊंचाई चढ़ने पर तापमान 1 डिग्री कम हो जाता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नंबर 19, पृथ्वी की सतह का 1/10 यानी कि 1/10 पार्ट जो है वो बर्फ से ढका है, और इस बर्फ का भी 90% हिस्सा जो है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जो हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है ना, ये क्या है? पूरी तरह से जमे हुए हैं, वहां पर चीजें आसानी से खराब नहीं होती हैं। नंबर 20, जलवायु मनुष्य के रहन सहन पर असर करती है। हम अपना घर अपनी जलवायु के अनुसार ही बनाते हैं। अगर हम वर्षा वाले स्थान पर हैं तो हम ढलवा छतें बनाएंगे, और अगर हम गर्मी के स्थान पर हैं तो हम चौड़ी छतें बनाते हैं ताकि घर ठंडा रहे। हमारे वस्त्र, हमारा भोजन भी जलवायु पर ही निर्भर करता है। तो हम आते हैं घास के मैदानों पर। बच्चों, घास के मैदानों पर जाने से पहले हम इस नक्शे को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो घास के मैदान है वो आपको कहाँ दिखेंगे? देखिए, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी मकर रेखा है, कैंसर और कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और ये जो घास के मैदान है, ये जो बीच का एरिया है जिसे हम उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कटिबंध में पाया जाता है, उष्ण में भी पाया जाता है और ये शीतोष्ण कटिबंध में भी पाए जाते हैं घास के मैदान। तो ये दोनों कटिबंध में आते हैं, पहली बात। अब हम चर्चा करेंगे कुछ घास के मैदानों की। सबसे पहले हम अमेरिका से शुरू करते हैं। अमेरिका में जो घास का मैदान है इसे हम प्रेरी कहते हैं। यहाँ पर गेहूं, जौ, मक्का, ये सब पढ़ेंगे अभी, ये सब उगाया जाता है, और ये दुनिया का अन्न भंडार भी है। ठीक है, अब हम दक्षिणी अमेरिका में आते हैं। दक्षिणी अमेरिका में जो घास का मैदान है इसे हम क्या कहते हैं? पाम्पास कहते हैं, जिसे अर्जेंटीना के घास के मैदान है। इसके अलावा यहाँ पर ग्रान चाको भी है, जो कि बोलीविया और पैराग्वे की भूमि में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में 2 घास भूमियाँ हैं। एक है पश्चिमी घास भूमि जिसे हम सवाना कहते हैं, और एक है दक्षिणी घास भूमि जिसे हम वेल्स कहते हैं। उसके बाद हम मध्य एशिया में आते हैं। मध्य एशिया की जो सबसे बड़ी घास के मैदान है ये करीब 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर में, और ये है स्टेपीज, मंगोलिया के स्टेपीज। ठीक है, वृक्षहीन स्टेपीज है। अब उसके बाद हम अगला आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है बेटा जिसके जो घास के मैदान है वो उष्ण कटिबंध में भी है और शीतोष्ण कटिबंध में है। ये देखिए, ये लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाला हिस्सा उष्ण कटिबंध में चला गया और ये आ गया आपका शीतोष्ण कटिबंध में। ठीक है, और इसके घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डाउन्स। क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। तो अब इस नक्शे को अच्छी तरह से आपने समझ लिया है। अब हम आते हैं अपने नोट्स पर। नंबर 21, घास के मैदान। ये वह विशाल क्षेत्र होता है जहां पतले पत्ते वाले पौधे उगते हैं। ये दोनों कटिबंधों में पाए जाते हैं। यहाँ गर्मी और सर्दी के तापमान में अंतर कम होता है और ज्यादा बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो इतनी बारिश भी नहीं होती कि पेड़ उग सके, पर इतनी कम बारिश होती है जिसमें आसानी से घास उग जाती है। विश्व का कितना हिस्सा घास के मैदान है? 1/4 हिस्सा घास के मैदान है। और यहाँ कौन कौन सी घासें उगती हैं? चावल, गेहूं, मक्का, जौ। सवाना कौन सी किसकी खास भूमि है? पश्चिमी अफ्रीका की है। ग्रान चाको दक्षिणी अमेरिका में बोलीविया पैराग्वे की है, ये हम सब नक्शे में देख चुके हैं। पंपास दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना की घास भूमि है। स्टेपिस मध्य एशिया की है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका की है। और यहाँ पर क्या क्या बोया जाता है? गेहूं, जौ, राई, गन्ना और मक्का। मवेशियों का दूध जो है वो मशीनों से धोते हैं। और भवन जितने बड़े अनाज रखने के डब्बों को हम साइलो कहते हैं। ठीक है, और वेल्स जो है वो दक्षिणी अफ्रीका की है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया की है। और वृक्षहीन स्टेपीज है, मंगोलिया है। ये सबसे बड़ा घास के मैदान है जो कि 2.5 लाख
वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बांग्लादेश से दुगने आकार का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ सकते हैं कौन से देश से दुगने आकार का है। और यहाँ पर मंगोलिया चिंकारा आसानी से देखा जा सकता है। नंबर 31, पश्चिमी प्रेरी जो है उसकी मिट्टी जो है वो मोटी है, कम उपजाऊ है, कम वर्षा होती है, तो यहाँ पर आलू उत्पादन किया जाता है और मवेशियों का पालन किया जाता है मांस उत्पादन के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो खुली घास भूमि है जहाँ मवेशियों का उत्पादन किया जाता है, पालन किया जाता है, मांस पैदा करने ले सके और डेयरी प्रोडक्ट के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, रेंच। तो उसमें से कुछ भी आ सकता है। अगला है नंबर 33 नंबर पे है, घास खाने वाले जानवरों के रंग अपने आसपास के पेड़ पौधों जैसे होते हैं। अब जैसे अगर घास खाने वाले मैं जो जानवरों की बात करूँ, हिरन है, जिराफ है, जीब्रा है, इम्पाला है, ये सब शाकाहारी यानी कि पत्ते खाने वाले जानवर हैं, ठीक है। और जेबरा के जो शरीर की धारियां होती हैं, अगर ये घास में खड़ा हो तो आसानी से पकड़ा नहीं जाता। नंबर 34 नंबर पे है, घास के मैदान के ही जानवर हैं। अब हम मांसाहारी जानवरों की चर्चा करेंगे। शेर, चीता, लकड़बग्गा, तेंदुआ। पूरी घास में शेर का पता लगाना मुश्किल होता है, कई बार ये फिलिप्स में पूछा जा सकता है। नंबर 35 नंबर पे है, जिराफ जो है ऊंची शाखाओं पर लगे पत्ते खाता है, हिरण जबकि निचली शाखाओं के पत्ते खाता है, जीब्रा जो है घास के ऊपर का हिस्सा खाता है और चिंकारा घास की नई टहनियां को खाता है। भारत का अन्न भंडार है पंजाब। नेक्स्ट पे आते हैं दुनिया का अन्न भंडार, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। दिसंबर के महीने में अमेरिका में खेत जोते और बर्फ से ढके होते हैं। किसान बसंत में बीज बोता है और गर्मियों में काटता है। जबकि भारत में कैसा होता है, गेहूं की फसल का, गेहूं जो है वो सर्दियों में अक्टूबर के महीने में बोई जाती है, रबी की फसल है, और बसंत के मौसम में काट ली जाती है। और कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, बताओ मुझे, 13 अप्रैल को बैसाखी। चलिए, अमेरिका में जुताई, बुआई, कटाई मशीनों के द्वारा की जाती है। इसके लिए क्या क्या इस्तेमाल किया था, ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर। ये कई बार पूछ सकते हैं, बुआई और कटाई की मशीनों को क्या कहते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर। और सायरा किस देश में गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पश्चिमी अफ्रीका के चैड देश में। इसके साथ आपके 2 चैप्टर खत्म होते हैं। अब एसएसटी में हमारे सिर्फ 2 चैप्टर्स रह गए हैं, उनको लेकर मैं जल्दी ही आपके पास आऊंगी और तब तक आप पूरा का पूरा रिवाइज करना शुरू कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।